वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। 9 मई के वाकयात से जो पाकिस्तान में सियासत में तूफान आया उसका इर्ताश अभी ख़त्म नहीं हुआ। इसके दो बहुत अहम पहलू हैं। एक पहलू ये कि वो लोग जो जलाओ घिराव के वाकयात में मुलव्वस थे, जिन्होंने तोड़ फोड़ की, जिन्होंने कानून हाथ में लिया, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक पाकिस्तान की ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन फिर इसका एक पहलू और है कि वो हुकूमत जिसके पास बयानिया नहीं था, उसको बयानिया तो नहीं मिला लेकिन उसको मौका मिल गया, और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की बिलाशुबा इस वक्त नज़र आने वाली सबसे बड़ी सियासी जमात, जिसके साथ लोग रिलेट करते हैं क्योंकि वो अपोजिशन में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान इख्तलाफात को मज़ीद भड़काया जा रहा है। और इसी बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देने, दहशतगर्द जमात करार देने की बातें हो रही हैं। किस किस्म की कार्रवाई होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, उनका क्या मुस्तकबिल है, इसके बहुत से अहम पहलुओं के ऊपर हम आज इस प्रोग्राम में बात करेंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है वो सूरत हाल कुछ यूँ है कि आपको याद होगा, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, अक्टूबर का महीना था, नए वज़ीर ख़जाना आए थे इसहाक डार साहब। इसहाक डार साहब ने आने के बाद ये फरमाया कि बस ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 माह की बात है और 3 से 4 महीनों के बाद सूरत हाल कंट्रोल में आ जाएगी और 2 से 3 हफ्तों में पाकिस्तान में डॉलर जो है वो उसका रेट 200 रुपये से नीचे आ जाएगा। आज ही की बात है कि डॉलर 300 रुपये फलांग गया है। इस सारे मामले में जो सफ़र कर रहे हैं वो पाकिस्तान के अवाम है, और पाकिस्तान के अवाम को अगर कोई दर नसीब है तो वो पाकिस्तानी मीडिया का। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का किरदार इस तमाम मामले में क्या है? क्या पाकिस्तान का मीडिया किसी किस्म का उसका रोमांस जो है शरीफ ख़ानदान के साथ ख़त्म नहीं हो रहा? क्या मीडिया जो है वो अपना किरदार बखूबी निभा रहा है इस तमाम सूरत हाल में? इन पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मुझे लाहौर से सेटेलाइट लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं मंसूर अली ख़ान साहब। आप सब उनको जानते हैं, बड़े मारूफ एंकर हैं, तज्ज़िया निगार हैं और बड़ा दबंग आवाज़ में जिस बात को वो दुरुस्त समझते हैं अपने मौक़िफ़ को बयान करते हैं। और यहाँ पर स्टूडियो में इस्लामाबाद में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अतर काज़मी साहब। अतर काज़मी साहब को भी आप अमूमन जो है वो सुनते हैं। अतर काज़मी साहब भी इसी तरीके से बड़े दबंग तरीके से अपना मौक़िफ़ सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोनों मेहमानों को, वेलकम टू द शो। आप मुझे कंफर्म कर दें मंसूर कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है सर, थैंक यू सो मच। मंसूर, मैं आपसे स्टार्ट करूंगा क्योंकि आपकी मुलाकात हुई है गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब से, और ख़ान साहब से लगभग आपकी कोई 1 घंटे की मुलाकात रही। उस मुलाकात से आपने क्या तासुर लिया? आपने ये भी बताया कि कोई 2.5 साल के बाद आपकी खान साहब के साथ मुलाकात हुई है, तो इस मुलाकात के नतीजे में आपको क्या लगता है, खान साहब की बॉडी लैंग्वेज को देख के क्या लगता है कि उनकी जो एक तकरीर आई थी सैटरडे को, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर खान साहब अगर इमरान खान को माइनस करना है तो मैं -1 होने के लिए तैयार हूँ, तो क्या वाकई ये बात दुरुस्त है या ये उनका ये एक और कोई सियासी पैंतरा है? बहुत शुक्रिया ईसा साहब। देखिए, मेरे ख्याल में मैं ये कह सकता हूँ कि 2.5 साल के बाद जब मैं इमरान खान साहब से मिला तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा चेंज था। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि आप अगर लोगों से मिलते हैं और एक शख्स अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई 130 किलो का और उसके बाद आप उससे मिलें तो वो 90 किलो का हो चुका हो या 80 किलो का हो चुका हो, तो आपको बहुत अजीब लगता है कि यार इसका इतना वेट किधर चला गया, ये इतना पतला किस तरह हो गया। तो इमरान खान साहब को लास्ट टाइम जब मैं मिला था तो उस वक्त वो वज़ीर आज़म थे। अब जब मैं जाके ज़मान पार्क में उनके घर पे उनसे मिला तो सिर्फ 4 लोग 5 लोग जो उनके ज़ाती स्टाफ से ताल्लुक़ रखते थे, सिर्फ वो वहाँ पे मौजूद थे। कोई कारकुन नहीं, कोई रहनुमा नहीं। वो चहलकदमी जो ज़मान पार्क में हुआ करती थी, वो जो रौनक थी, वो सब ख़त्म हो चुकी थी। मुझे ज़्यादातर ये लगा कि इमरान खान साहब के ज़हन में जो है वो इस बात का डर है कि या तो मुझे खुदा न खास्ता कत्ल कर दिया जाएगा या मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। एंड ही केप्ट ऑन रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन। 5-6 दफ़ा उन्होंने इस चीज़ को बार बार रिपीट किया मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में। तो इस वक्त मेरा ख्याल में जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आप पहले जाके 9 मई से पहले अगर जाके आप उनसे मिलते तो इलेक्शंस के बारे में डिस्कशंस हो रही होती, इलेक्शंस किस तरह होंगे, टिकट किसको देनी है किसको नहीं देनी, कारकुनों को किस तरह इकट्ठा करना है। आपको याद होगा पीटीआई ने तो एक्चुअली अपने जलसों की सीरीज़ का ऐलान किया हुआ था। इस मरतबा कोई ऐसी बात नहीं हो रही थी। इस मरतबा सिर्फ और सिर्फ गुफ्तगू सर्वाइवल के बारे में हो रही थी। इमरान खान का सर्वाइवल, पीटीआई का सर्वाइवल, क्या होगा, क्या सर्वाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। सो चीज़ें काफ़ी चेंज हो चुकी हैं मेरी नज़र में।
सही। अतर काज़मी, आप मुझे बताएं, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके अगर हम कंजर्वेटिव सर्वेज की बात करें और कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स की बात करें, वो हमें बताते हैं कि 60% कम अज़ कम जो है वो पाकिस्तान का, वो इस वक्त एसोसिएट करता है, रिलेट करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उसके बयानिए से। तो इतनी बड़ी जमात को अंडू किया जा सकता है, उसको ख़त्म किया जा सकता है, क्या वो वाकई इस वक्त एक बका के ख़तरे से दो चार है? देखिए, जहाँ तक जमात का ताल्लुक है, जमात से हो सकता है कि कुछ लोग छोड़ के चले जाएं, लेकिन ये पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं, ये कोई मगरब की तर्ज पे तो बनी नहीं होती। यहाँ पे जमात से मुराद होती या जरदारी ख़ानदान, भुट्टो ख़ानदान या शरीफ ख़ानदान, और यहाँ पे जो जमात है वो इमरान खान है। अगर उनको कोई छोड़ के भी चला जाता है तो मुझे नहीं लगता कि उससे उनकी पॉपुलैरिटी में कोई फ़र्क पड़ेगा। हाँ, जो स्ट्रक्चर है मुकामी सतह पे इलेक्शन लड़ने की, जो आर्ट है पोलिंग डे के दिन किस तरह लोगों को इकट्ठा करना है, अपने वोट का पहरा किस तरह देना है, उसमें मसाइल हो सकते हैं, लेकिन इस तरह जमात ख़त्म नहीं की जा सकती। और हालिया अरसे में हमने देख लिया है कि उनके खिलाफ जिस किस्म की कार्रवाइयाँ होती रही हैं, क्या उनकी पॉपुलैरिटी कम हुई है? मुझे नहीं लगता। गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों में जो डेवलपमेंट्स आई हैं, वो डेवलपमेंट्स कुछ यूँ हैं कि परवेज़ इलाही अचानक गायब हो गए अपने घर से, और अब से थोड़ी देर पहले वो दोबारा उनका एक बयान स्क्रीन्स पर फ्लैश कर रहा है कि इमरान खान के साथ दीवार की तरह खड़े हैं, छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन साथ ही ये खबरें भी हैं कि चौधरी वजाहत जो हैं, उन्होंने काफ लीग जो है उसमें शमूलियत इख्तियार कर ली है, वो उधर चले गए हैं। मूसा इलाही के हवाले से, बाकी लोगों के हवाले से खबरें चल रही हैं। मंसूर, आप मुझे ये बताएं कि आपको, आपकी भी फीलिंग वही है जो इस वक्त हमारी शहर इक़्तिदार में बैठकर है, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने की, जिसको कहा जा रहा है ऑपरेशन डिसमेंटल पीटीआई, ये फुल स्विंग में इस वक्त चल रहा है? आपको भी यही लगता है कि ऐसा है? मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूंगा। मेरा नहीं ख्याल कि सॉरी, ये आवाज़ ज़रा रिपीट हो रही है, ये ज़रा इसको चेक करवाइए। ये आवाज़ फिक्स कीजिएगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि मेरे ख्याल में ये हकीकत है, ये बिल्कुल डिसमेंटलिंग का एक प्रोसेस चल रहा है। बल्कि चले मैं इसको इस तरह इसको आपके सामने रख देता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ख्मी है, उसके जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ ज़ख्म लगे हुए हैं, और मेडिकली सबसे बड़ी बात यह है कि जो हेमरेज होती है, जो खून बहना शुरू होता है, सबसे पहले मरीज़ की या डॉक्टर की कोशिश होती है कि उस खून की ब्लीडिंग को जो है रोका जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी प्रोसेस में से है कि अगर आप उठा के देख लीजिए, 9 तारीख को वाक़या पेश आता है, और आज 11-12 दिन के बाद रोज़ाना के हिसाब से, मतलब इन तमाम लोगों ने 10 तारीख को या 11 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, रोज़ाना के हिसाब से 2-2, 3-3 लोग नए सामने आ रहे हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सो यू कैन से कि देयर इज़ अ मेथड इन दिस मैडनेस, जिसके तहत जो है वो ये सब कुछ लग रहा है। लेकिन देन अगेन, क्या कोई सिंपथी होनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सारे प्रोसेस में? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद भी इसी तरह ही बनी थी। आपको याद होगा 2017 में, 2018 में हम लोग ये खबरें दिया करते थे, जनाब ये विकेट गिर गई तो वो विकेट गिर गई, इसने उसको छोड़ दिया और पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली। तो ये मतलब ये इसी किस्म के पंछी होते हैं। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि चौधरी वजाहत हुसैन हो गए या आमिर कियानी हो गए, इसके अलावा, या मेरे ख्याल में शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कराची के सदर हैं, शायद उनके अलावा अभी तक कोई बहुत बड़ा नाम, फॉर एग्जांपल असद उमर, शामरुद कुरैशी या फवाद चौधरी, इस किस्म के नामों में से कोई भी अभी तक पीटीआई छोड़ के नहीं गया। मैं अतर भाई की बात से कुछ हद तक एग्री करता हूँ। सियासी जमातें वक्त के साथ साथ कमज़ोर या ताकतवर होती हैं, लेकिन अगर कोई ये समझे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म हो जाएगी या इमरान खान साहब बतौर सियासतदान या लीडर ख़त्म हो जाएंगे, मेरा नहीं ख्याल ऐसा हो सकता है। मंसूर, मैं अतर से बात करना चाहता था, लेकिन आपने इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो 2017-18 में वो विकटें गिरती थीं और पीटीआई में लोग शामिल होते थे, जहांगीर तरीन के जहाज़ पे बैठते थे, इस्लामाबाद लैंड करते थे, बनी गाला आते थे, तस्वीर जारी होती थी, वो यकीनन उसके ऊपर तो क्वेश्चंस मौजूद हैं, लेकिन आप उसका कंपैरिजन आज होने वाली जो डिफेक्शंस हैं पीटीआई से, वो कैसे कर सकते हैं? आज तो लग ये रहा है कि जाए अमान उसी के लिए है जो सियासत से किनारा कशी इख्तियार करेगा, जो पीटीआई छोड़ देगा, वरना वो जेल सहे, उसको सखर भिजवा दें, उसको जैकबाबाद भिजवा दें, उसको अटक भेज दें। देयर इज़ नो कंपैरिजन, आई थिंक।
इन अ वे यू कैन से दैट, लेकिन अब देखें ना, जिस तरह चौधरी वजाहत हुसैन साहब हैं, उन्होंने सियासत तो नहीं छोड़ी, वो तो एक सियासी जमात को छोड़ के अपनी पुरानी सियासी जमात के अंदर आ गए और वो सियासत कंटिन्यू करेंगे। जो दीगर लोग जिन्होंने सियासत एक्चुअली छोड़ी भी है, वो कभी भी इस पूरे पॉलिटिकल सीन में कोई बहुत बड़े प्लेयर्स थे भी नहीं। इमरान खान साहब से भी एक्चुअली मैंने जब ये सवाल किया था तो उन्होंने सवाए आमिर कियानी के बाकी किसी का भी उन्होंने मुझसे जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग तो पहले ही जो है कोई बहुत बड़े प्लेयर्स नहीं थे, दे वर वेरी स्मॉल फिश इन दिस पॉलिटिकल एक्वेरियम, तो इसलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आई एग्री विद यू कि ज़ाहिरी बात है सिचुएशन डिफरेंट है, लेकिन शायद तब भी फ़ोन कॉल्स के ज़रिए ही काम होता था और उसी के बहाने जो है वो लोग इधर से उधर जाते थे। क्या उस वक्त लोगों को ये धमकियाँ नहीं दी जाती थी कि जनाब आपके खिलाफ नैब के फ़लाँ केस खुल जाएगा या ये केस जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी जब परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था, इसी तरह उसमें से भी एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कार्व आउट की गई थी, फैसल साले हयात साहब जब वहाँ पे मौजूद थे। तो ये हमने ये सारा जो एक मेथड है ये तो हमने माजी के अंदर भी देखा है। इस मरतबा सिर्फ फ़र्क ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इन लोगों के लिए एक वजह हाथ में आ गई है। हर कोई आता है, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कहता है जी 9 मई का जो वाक़या है मैं उसकी मजम्मत करता हूँ और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं छोड़ के जा रहा हूँ। सो बहुत से ऐसे लोग जो हैं मेरे ख्याल में, अगर शायद उनके माइंड्स अगर पहले थे भी, लेकिन रीज़न समझ नहीं आ रही थी कि किस बुनियाद के ऊपर पीटीआई को छोड़े या हम अपनी लॉयल्टीज़ को स्विच करें। अब उनके हाथ में एक वजह आ गई है जिसको बेस बना के वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। नहीं, अतर आप बताएं कि टेलीफोन कॉल, दबाव, टिकट का लालच, वजारत का लालच, नैब की फाइल, केस चलाना, ये पहले वाले तरीक़ाकार था। अब है दहशतगर्दी का मुकदमा, एक दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के ऊपर उठाकर जेल में डाल देना, कोई भोंडा सा मुकदमा बना देना। उसके बाद ये जो एमपीओ के तहत गिरफ्तारी है, रिलीज़ ऑर्डर के बावजूद जो है आपको छोड़ा ना जाना, तो आप एग्री करते हैं कि ये बिल्कुल सिमिलर है भाई जो 2017-18 में हो रहा था, आज भी वही हो रहा है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि 2017-18 में खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी और खान साहब जो इक़्तिदार में आए उसमें इस्टेब्लिशमेंट ने अपना किरदार अदा किया। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि खान साहब एक पॉपुलर लीडर थे। उस वक्त खान साहब की ये पोजीशन नहीं थी जो इस वक्त पीडीएम की पोजीशन है, जो बिल्कुल ही सियासी कुशन देने में नाकाम हो चुके हैं जिस तरह आपने, और ना ही इस नोयत का आपको जबर नज़र आता था। आज देखें, श्री मज़ारी साहिबा चौथी दफ़ा गिरफ्तार हो गई हैं अब से घंटा पहले। उनको आज लाहौर हाई कोर्ट ने छोड़ा तो दोबारा जनाब उनको गिरफ्तार कर लिया गया वहाँ से, अडयाला जेल के बाहर से। अभी उनकी साहिबजादी ने किसी का अपने वकील का रीट्वीट किया हुआ था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक और एमपीए की आज हम वीडियो देख रहे थे, वो जो ही छूटे उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब ये तो हो रहा है। अब इससे आगे क्या होगा? क्या पाकिस्तान की सियासत इसी तरह चलती रहेगी? देखें, ये हमने 1 साल तो इसी कश्मकश में गुजार दिया ना। ये अब सिर्फ खान साहब का मसला या पीटीआई का मसला या पीडीएम का मसला नहीं है। इस वक्त मुल्क की क्या हालत है? आपका डॉलर आज ओपन मार्केट में 300 से ऊपर जा चुका है। क्या हम ये चाहते हैं कि अगले 5 साल भी इसी तरह की सियासी कश्मकश रहे, इसी तरह का सियासी बहरान रहे? तो ये इस वक्त मसला पाकिस्तान का है, इनको इसका कोई हल निकालना पड़ेगा। अगर कोई ये समझता है कि जनाब इस तरह लोगों को दबा लिया जाएगा, ये मामला ख़त्म हो जाएंगे, मुझे नहीं ऐसा लगता। ये सियासी लोग हैं सारे, इनको कोई सियासी हल निकालना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम आपकी जितनी मर्जी ग्रीवियंस हो, आप जितने मर्जी अपसेट हों, कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि आप जलाओ गिराव करें, आप हमले शुरू कर दें। वो भी बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। सियासत करें सियासी मैदान में। सही। तो लाने में मंसूर साहब किरदार था, अतर कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को, तो जो निकालने का सेहरा है वो पीडीएम को और उसकी जमहूरी तरीक़ाकार को दिया जाए या वो भी इस्टेब्लिशमेंट को दिया जाए? नहीं, मेरे ख्याल में इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी के अंदर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो परवान चढ़ी है। उसकी जब पनीरी थी तो पनीरी से उसको पहले एक दरख्त जिस तरह बनाया गया है, उसमें इस्टेब्लिशमेंट ने, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा किरदार अदा किया। और इसमें मेरे ख्याल में ये अपने आप को जो है अपने आप से झूठ बोलने वाली बात होगी अगर हम ये कहें कि ये जिस तरह अभी अतर भाई कह रहे थे जी इमरान खान साहब बड़े पॉपुलर लीडर थे, उनको पॉपुलर लीडर भी बनाया गया था। उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें थी उसमें, चाहे उनकी मीडिया पॉलिसीज़ हों, मीडिया स्ट्रैटेजी हो, उसके अंदर पूरा एक किरदार अदा किया था। उसके बाद कानूनी स्ट्रैटेजीज़ हों,
किस तरीके से पनामा का जो फैसला सामने आया था नवाज शरीफ साहब के हवाले से, वो आज तक एक डिबेटेबल मतलब फैसला है और लोग उसके ऊपर एतराज़ करते हैं उस सियासी कॉन्टेक्स्ट में और कानूनी कॉन्टेक्स्ट में कि क्या वाकई मुस्लिम लीग नून को उस वक्त जो डेंट मारना था वो ज़रूरी था या नहीं था, क्यों इतना ज़रूरी था कि किसी ना किसी तरह नवाज शरीफ जो है वो वापस ना आए। पहले ये भी कोशिश की गई वो लंदन से वापस ना आए क्योंकि ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था। उसके बाद आज ऑन रिकॉर्ड ये बातें मौजूद हैं। ओन चौधरी ये कहते हैं कि मैंने फ़ोन किया था जनरल बाजवा को, मैंने कहा था जब नवाज शरीफ वापस आ गए थे कि जी इनको गिरफ्तार करें, अगर आपने इनको गिरफ्तार ना किया तो हम लोग इलेक्शन हार जाएंगे। और उसके बाद जनरल बाजवा ने गिरफ्तार करवाया नवाज शरीफ को हर सूरत कि जी एयरपोर्ट से इनको गिरफ्तार करें। सो ये सारी मैनिपुलेशंस हुई हैं। उसके बाद जब लेट्स कम टू 2022 के उसके बाद इमरान खान साहब खुद अपने मुंह से कहते हैं कि जनाब हमारे साथ जो इत्तेहादी मौजूद थे एकदम पता नहीं वो क्यों हमसे नाराज़ हो गए और हमारा साथ छोड़ना शुरू हो गए। तो जिनके कहने के ऊपर आए थे उनके कहने के ऊपर आपको छोड़ के भी चले गए। अब मुझे बता दीजिए कि क्या जिनके कहने के ऊपर उन्होंने आपको ज्वाइन किया था, अगर वो उनके कहने पे आपको छोड़ के चले जाएं तो क्या ऐसी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए या इमरान खान साहब के लिए कोई सिंपैथी होनी चाहिए? मुझे तो नहीं, मेरे तो नहीं समझ आती है किस बात की सिंपैथी फिर उनके साथ होनी चाहिए। सही। मंसूर, मैं एक ब्रेक लूँगा, फिर ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जो है वो मीडिया इस वक्त क्या कर रहा है, खान साहब में क्या सूरत हाल थी मीडिया की, किस तरीके से रिपोर्टिंग की जाती थी, आज जो है वो मामला उस तरीके का नज़र क्यों नहीं आता? आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। की सारी सियासी सूरत हाल है, इस सूरत हाल में पाकिस्तान के अवाम सफ़र कर रहे हैं। मीडिया का ये काम होता है कि वो आवाम की आवाज़ बने, आवाम के मसाइल की निशानदही करे। हमारे यहाँ टेलीविज़न स्क्रीन्स पर आपको तमाम तर टॉक शोज़ के जो मौज़ूआत हैं वो यही नज़र आते हैं कि इस सियासी लड़ाई क्या चल रही है, हुकूमत क्या परफॉर्म कर रही है, इस पर कोई बात नहीं करता। इमरान खान साहब के दौर में बेशुमार मसाइल थे, बहुत से मसाइल थे, महंगाई थी, गुर्बत थी, बेरोज़गारी थी, मईशत की सूरत हाल थी, गवर्नेंस के इशूज़ थे, बहुत सारे मसाइल थे। उस वक्त हमारा मीडिया जो है वो आपने देखा होगा कि बड़ी 24/7 उसके ऊपर तनकीद होती थी, खान साहब की पॉलिसीज़ को तनकीद का निशाना बनाया जाता था। पीडीएम सरकार ने ऐसा कौन सा जादू का चिराग रगड़ा है कि हमारा मीडिया जिसको इतवार बाज़ार में अवाम मुगल्लज़ात बकती हुई दिखाई देती थी वो अब दिखाई नहीं देती, या उन्होंने बाज़ार जाना छोड़ दिया है, मार्केट्स विज़िट करना छोड़ दिए, या फिर अवाम की आंखों पर भी कोई पर्दा डल गया है। हमारे बहुत सारे मीडिया के लोग, हमारे दोस्त, हमारे कॉलीग्स तमाम के तमाम हम देखते हैं कि शायद किसी की ज़बान में आबले पड़ गए हैं, किसी के होंठ और हाथ कपकपा जाते हैं इसके ऊपर बात करते हुए। ये सिर्फ मेरी फीलिंग है या मेरे कॉलीग्स भी ऐसा ही फील करते हैं? तो पहले मंसूर से बात करते हैं। मंसूर, आप बताइए कि खान साहब के दौर में, चलें लेट मी कम अप विद अ स्पेसिफिक क्वेश्चन। ये कहा जाता था कि ये सिलेक्टेड है और हाइब्रिड रिजीम है, तो हाउ डू वी एक्सप्लेन ये जो पीडीएम सरकार है, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये सिलेक्टेड प्रो मैक्स हैं या ये बिल्कुल कोई ज़बरदस्त किस्म की जमहूरी सेटअप है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे ख्याल में आप इनको दोनों को एक ही पराहे में जो है वो समझेंगे, उसमें इनकी डेफिनेशंस के अंदर कोई किसी किस्म का डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इमरान खान साहब के लिए एक सिलेक्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था, मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब के लिए भी अब वही लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात ये जो थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि जी इस वक्त मीडिया जो है वो इन चीज़ों के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा, महंगाई के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा। एक डिफरेंस ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपका 9 बजे आपका प्रोग्राम जब ख़त्म होगा तो 9 बजे का आप और मैं एबीएन न्यूज़ का ही जो है वो पूरा न्यूज़ बुलेटिन 9 बजे का देख लेते हैं कि उसके अंदर एक्चुअली महंगाई के बारे में या मईशत के हवाले से कितनी को डिस्कशन या डिबेट होगी। ज़्यादातर जो खबरें शामिल होंगी 9 बजे के, मैं अभी से बता सकता हूँ कि उसके अंदर जो कानूनी मामलात हैं वो अभी से ना बताएं, हम रन डाउन चेंज कर लेंगे। अभी से ना बताएं, हम रन डाउन चेंज कर लेंगे, कीप इट अ सरप्राइज। नहीं, वो मेरे ख्याल में जो भी प्रोड्यूसर होता है न्यूज़ बुलेटिन का, जाहिर बात है उसके ऊपर न्यूज़ का इतना प्रेशर होता है, वो डिस्कस करेगा, आज की ऑडियो लीक से कमीशन के हवाले से डिस्कस कर लेगा, कल इमरान खान साहब की नैब के हवाले से जो हाज़िरी है उनका शक है कि 80% उनको यकीन है कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे। शीरी मज़ारी विल बी डिस्कस्ड ऑब्वियसली, चौधरी वजाहत हुसैन विल बी डिस्कस्ड। सो पॉलिटिकल हैपनिंग्स इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि जाहिर बात है कि आपकी उस स्पेस के अंदर वो जो 35 मिनट का आपका न्यूज़ बुलेटिन होता है उसके अंदर आप उसमें से स्पेस किस तरह निकालेंगे। एक डिफरेंस ये था कि इमरान
खान साहब का जब दौर था तो ये कोर कमांडर हाउस को इस तरह आग नहीं लगाई जा रही थी, इस तरीके से जो है वो स्ट्रीट प्रोटेस्ट इस तरह नहीं हो रहे थे कि जिसकी वजह से आप एक्चुअली पहली प्रेफरेंस जो है उसको देते। क्या कोई इस बात से कतरा सकता है, कोई कह सकता है कि जनाब आज जो है डॉलर ओपन मार्केट के अंदर 302 रुपये 303 रुपये का ट्रेड हो रहा है, इंटर बैंक के अंदर आज भी उसके साथ 15 रुपये का फर्क है, स्टॉक मार्केट 2 दिन से नीचे गिर रही है, महंगाई आपकी 40% से ऊपर इसमें रिकॉर्ड हो रही है, IMF की डील का हमें कुछ पता नहीं है। सो आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई बात है कि इनको डिबेट या छुपा दिया जाए, क्योंकि ये फैक्ट्स एंड फिगर्स छुपाए नहीं जा सकते। इट हैज़ मोर टू डू विद द अदर न्यूज़ प्रेशर जो इतनी ज़्यादा स्पेस ले जाता है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में ये चीज़ें डिस्कस नहीं हो रही। इज दैट द ओनली रीजन? देखें, एक तो ऑब्वियसली जो मुल्क के हालात हैं, हमारा जो ब्रेकिंग न्यूज़ का वो सर्कल है ना, वो टूटता नहीं है बस कि एक खबर आई, दूसरी खबर आई और वही उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। तो काफ़ी हद तक तो ये बात बिल्कुल मैं इससे एग्री करता हूँ। दूसरा फिर ये है कि हमारी अपनी भी नज़र शफ़क़त नहीं पड़ती है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। अब जिस तरीके से जो महंगाई है, जिस इकॉनमी के मसाइल हैं, LNG है, बहुत सारी चीज़ें, ये सारे मसाइल क्या हल हो गए हैं? सारे मसाइल वहीं पे हैं, सब कुछ वहीं पे है। जो आपके इस वक्त जो जमहूरी राइट्स हैं, क्या वो प्रोटेक्टेड हैं क्या, या फिर खान साहब के दौर में वो ज़्यादा पामाल हो रहे थे या अब ज़्यादा पामाल हो रहे हैं? तो अब तो बहस ही बिल्कुल तब्दील हो गई है ना। एक तो उसमें यह भी है कि हुकूमत जो है उसकी जो कारकर्दगी है, अब उससे शायद कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि ये लोग कोई बेहतरी करेंगे। यही डार साहब जब आए थे, किस वादे के साथ आए थे? डॉलर 180 पे आना था, मईशत बेहतर होनी थी। आपको कहा गया था कि एक नाअहल शख्स जो है, IMF ने बिहेव करना था, IMF से डील करने का तजर्बा था। अब वो कह रहे हैं कि जी वी डोंट केयर कि IMF क्या कर रहा है। और दूसरा ये है कि जनाब आपकी मईशत बेहतर होनी थी और कहा जा रहा था कि ये जो सिलेक्टेड है ये इतना नाअहल है, इसने मईशत को यहाँ पे पहुँचा दिया। अब इस वक्त जो जिस नहज पे हमारी मईशत है, आपने अपनी ज़िंदगी में क्या ये चीज़ कभी एक्सपीरियंस की है, या मंसूर साहब ने एक्सपीरियंस की है, या मैंने की है? हम तीनों जो है राउंड अबाउट तकरीबन सेम एज के होंगे, ऊपर नीचे होंगे। क्या हम विद हैंड ऑन आवर हार्ट्स कह सकते हैं कि ऐसी इकोनॉमिक पोजीशन हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कभी देखी है, या ऐसी हालात हमने कभी देखे हैं? इस तरह के सियासी हालात हमने देखे हों कि एक बंदा जो है एक हफ्ते के अंदर 4 दफ़ा रिलीज़ हो और चारों दफ़ा वो पकड़ा जाए? मतलब बाकी तो मसाइल यहाँ पे बहुत रहे, कभी भी कोई सूरत-ए-हाल आइडियल नहीं रही है, पर खुद हम फैसला ये कर सकते हैं। बाकी अवाम तो अक्लमंद है, वो हमसे बेहतर जानते हैं। तो मंसूर, ये जो एक बड़ी लॉजिक जो हमने PDM की हुकूमत से सुनी है, इनके जिस रहनुमा से बात कर लें वो कहते हैं जनाब मरीम नवाज़ का दरवाज़ा तोड़ा गया था, ख्वाजा आसिफ भी गिरफ़्तार हुए थे, ख्वाजा साद रफ़ीक गिरफ़्तार हुए थे, एहसन इकबाल हुए थे, शाहिद खाकान अब्बासी हुए थे, राना सनाउल्लाह पे हेरोइन डाली थी। उसके अलावा पीपल्स पार्टी से बात करें, वो कहते हैं फरियाल तालपुर को उठा लिया था, चांद रात थी, अस्पताल से उठाया, आसिफ अली जरदारी ने केसेस भुगते। और फिर ये उसके बाद कहते हैं कि ये मकाफ़ात अमल है, जैसी करनी वैसी भरनी। पहले तो ये बताएं कि ये वाकई जैसी करनी वैसी भरनी है, या ये जो भरनी है ये कुछ ज़्यादा ही होगी या भरनी? नहीं, मेरे ख्याल में इसमें दोनों के केसेस में थोड़ा सा एक डिफरेंस ये है कि वो जो भी केसेस थे वो मतलब कई दफ़ा जब बाद में कोर्ट्स के अंदर वो बेल्स के लिए गए तो उसमें जजेस ने भी ये कहा कि जनाब ये मेड अप केसेस हैं और ये डिलिबरेटली बनाए गए हैं। यहाँ पे भी जो MPO के तहत जो केसेस जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं और वो जजेस के सामने गए हैं, तो जजेस ने उनकी उन गिरफ्तारियों को कलअदम करार दिया है, उस नोटिफिकेशंस को कलअदम करार दिया है। और जिस तरह शीरी मज़ारी को हम देख रहे हैं, चौथी दफ़ा गिरफ्तार किया गया है, तो ऑब्वियसली मलबा इसका मौजूदा हुकूमत के ऊपर आएगा कि उसकी ये जो फैशिस्ट टेंडेंसीज़ हैं, इसका सारा का सारा मलबा तो मौजूदा हुकूमत के ऊपर ही आता है। लेकिन दोनों अपने अपने तरीके से जो हैं वो गलत थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मरीम नवाज़ के साथ जो कुछ किया गया, जिस तरीके से दरवाज़ा तोड़ा गया, वो भी गलत था। लेकिन आज इसी तरह जिस तरह शीरी मज़ारी को चौथी दफ़ा गिरफ्तार कर लिया गया, या और इस तरह की कई ख़वातीन जिनका पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ ताल्लुक़ है, जिस तरह 2 ऐसी ख़वातीन थी जो यहाँ पे ज़मान पाक के बाहर होती थी, उनकी वर्कर्स थी, उनके हवाले से कुछ पता ही नहीं लगा। मतलब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कहती है हमें पता ही नहीं कि उनको रखा कहाँ पे हुआ है। इमरान रियाज खान के हवाले से आई वांट टू से समथिंग अबाउट हिम, जिनके बारे में अभी तक पता ही नहीं लग रहा कि वो गए किधर हैं। ये चीज़ें तो हमने पहले भी नहीं देखी थी, इमरान खान साहब के दौर में भी नहीं देखी थी। तो वी हैव नाउ एक्चुअली गॉन इवन 2 स्टेप्स फर्दर देन दैट। और अगर मेरे ख्याल में अगर इन चीज़ों को हाईलाइट ना किया जाए और इसके बारे में बात ना की जाए तो ये सरासर ज़्यादती होगी सहाफ़त के साथ भी और इस मुल्क के साथ भी। नहीं तो वैसे तो हमें अंदाज़ा है कि इस वक्त कोई रास्ता नज़र नहीं आता। वही जब हम बात करते थे कि यही कहा जाता था हर क्वार्टर की तरफ से कि नवाज शरीफ चैप्टर इज़ क्लोज्ड,
नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म, अब उसका कोई किरदार नहीं है, उन्होंने कम बैक कर लिया। अब खान साहब के बारे में भी वही बात की जाती है। तो इफ़ खान साहब मेक्स अ कम बैक, ही बाउंसेस बैक, आपकी मुलाकात हुई, आपको लगता है कि ये जो विशियस साइकिल है, ये जो सिचुएशन है जिसमें हम एक दायरे के गिर्द घूम रहे हैं, सीख नहीं रहे, यही सिचुएशन चलेगी? अब तहरीक इंसाफ अगर आ जाती है तो तहरीक इंसाफ भी वही करेगी जो पीडीएम कर रही है? अच्छा, इसके अंदर एक डिफरेंस जो है ना वो ये है कि जब 2017-2018 में शेख रशीद जैसे लोग जो हैं वो बार बार ये बात कहते थे जी शरीफ ख़ानदान ख़त्म हो गया, नून लीग ख़त्म हो गई, और इस तरह के और बहुत से लोग हैं और बहुत से तजियाकार हैं। मुझे एक्चुअली हंसी आती है उन लोगों के ऊपर जब वो उनके पुराने वो शॉट्स अगर आप निकाल के देखें तो दैट वाज एक्चुअली चाइल्डिश, रादर कॉमिक का लफ्ज़ अगर मैं यूज़ करूँ तो दैट वुड बी राइट। तमाम सियासी जमातों ने गिर के दोबारा कम बैक किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उठा के आप देख लें, मुशर्रफ दौर के अंदर क्या हाल हुआ था, 97 का जब इलेक्शन हुआ था उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या हाल हुआ 16-17 था, दे मेड अ कम बैक। वही मैं कह रहा हूँ ना, 2008 में आए, हुकूमत बनाई उन्होंने, आज एक कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं। सो अगर कोई इमरान खान साहब के बारे में या पीटीआई के बारे में भी ये समझता है तो दैट वुड बी चाइल्डिश अगर आप ये कहें कि जनाब इनका चैप्टर बंद हो गया है। जिस तरह मैंने पहले कहा था, मैं बड़ा इसका फर्म बिलीवर हूँ, सियासी जमातें कमज़ोर या ताकतवर होती हैं वक्त के साथ, हालात के मुताबिक, बयानिए के मुताबिक, लेकिन ये कह देना कि जनाब वो ख़त्म हो जाएंगी अगर वो आर्टिफिशियली नहीं बनाई गई, अगर तो वाकई अवाम में उनकी स्ट्रेंथ मौजूद है तो वो हमेशा वो पार्टियां, वो सियासी रहनुमा जो है कम बैक करने की पूरी सलाहियत रखते हैं, डिपेंडिंग कि सियासी रहनुमा जो है वो अपने पत्ते सही तरीके से सही मौके के ऊपर खेले। ही नीड्स टू स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट। तो अगर इमरान खान साहब के अंदर ये सलाहियत है तो मेरे ख्याल में ही कैन ऑलवेज मेक अ कम बैक। सही, जोर टूटता है, जोर बढ़ता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो सुने कि उनके राब्ते चल रहे हैं, कुछ इस किस्म की भी इतलात हैं कि गालिबन फवाद चौधरी साहब की भी जहांगीर तरीन से कोई मुलाकात हुई है, शाह महमूद कुरैशी से भी कैनी साहब जाके मिले हैं। ऐसी मुलाकातें तो चल रही हैं। तो इस हफ्ते में आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ में कोई मेजर डिफेक्शन ऐसी जिससे बाकायदा को बड़ा असर पड़े, ऐसा कुछ होगा? अब देखिए, जहाँ तक फवाद चौधरी साहब का ताल्लुक है, मेरा नहीं ख्याल कि इस हफ्ते में वो जा रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता कि वो जाएंगे। कोई भी जो इनकी मेन स्ट्रीम टीयर 1 की लीडरशिप है उसके लिए छोड़ना इतना आसान नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि एक पब्लिक आपका बैकलैश भी होगा, और इस वक्त वो छोड़ के वो जाएंगे किधर? देखें, सियासत कभी भी आप किसी की इस तरह ख़त्म नहीं कर सकते, और मेरा तो इस पर बड़ा कंसिस्टेंट मौक़िफ़ है कि जो मियाँ साहब की तायात नाअहली है वो ख़त्म होनी चाहिए। आपकी सियासत आपके अवाम ख़त्म कर सकते हैं या आपके उस सियासत में दोबारा अवाम ज़िंदा कर सकते हैं। तो मैं तो इस चीज़ का बिल्कुल कायल हूँ कि मियाँ साहब को इजाज़त होनी चाहिए, वो आके लड़ें इलेक्शन और अपनी जमात को लीड करें। अब इसमें इशू थोड़ा सा क्या है, जो इनका कम बैक हुआ है पीडीएम की जमातों का, ये अवामी वोट से ही, अवामी मंशा से नहीं हुआ, ये बंद कमरों में बैठ के हुआ है। ये फ़र्क है। इमरान खान का जो इस वक्त कम बैक होगा, इमरान खान अवाम के कंधों पे बैठ के आएगा। ये लोग इस पोजीशन में नहीं है कि ये सारे मिल के भी उसको इलेक्शन हरा सकें इस वक्त। देखें, इसी वजह से तो आप पंजाब में इलेक्शंस नहीं करवा रहे, आप खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस नहीं करवा रहे। तो ये जो अगर कम बैक हुआ, इट विल बी बहुत डिफरेंट होगा। लेकिन फिर ये चैलेंज भी होगा इमरान खान साहब के लिए, क्या आपने यही विशेष सर्कल दोबारा चलाना है? 4 साल बाद आपने वही बातें करनी है कि जी वो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं थी, ये चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं थी। आपने भी वही कुछ करना है कि ये जो अभी मोजेस पीडीएम की क़यादत हमें बताती रही 3 साल, अब तो इनका बिल्कुल ही बयानिया चेंज हो गया ना। नहीं तो इन्होंने तो अभी भी से बता दिया। इन्होंने कहा कि वो जो जज हमने लगाए थे वो बाजवा साहब के कहने पे लगाए थे। दूसरा, इन्होंने ये कहा 3 साल ये मुझे, आपको और मंसूर भाई को बताते रहे कि इमरान खान से तो हमारा मुकाबला ही नहीं है, उसको लाने वालों से मुकाबला है, ये तो सिलेक्टेड है। अब ये हमें बताते हैं कि इमरान खान का हमारे साथ तो मसला ही नहीं है, इमरान खान का तो मसला ही किसी और के साथ है। तो अब ये बंदूक किसके कंधे पे रख के चला रहे हैं? होता ये है कि जब आप इस तरह करें, एक ऐसी हुकूमत हो जिसको अवामी सपोर्ट उस नौइयत की ना हो जो होनी चाहिए एक जमहूरियत में, उसका नुकसान ये होता है कि इदारों के ऊपर से सियासी कुशन ख़त्म हो जाता है। और ये फिर आप देखते हैं कि बहस कभी एक इदारे की तरफ जाती है, कभी दूसरे इदारे की तरफ जाती है। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। देखें, आपकी सुप्रीम कोर्ट हो, आपकी इस्टेब्लिशमेंट हो, या आपका कोई और इदारा हो, क्या ये कमज़ोर होंगे तो उससे पाकिस्तान मजबूत हो जाएगा? पाकिस्तान तो तभी मजबूत होगा ना कि हर चीज़ मजबूत हो, आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए। और वो एक ही सूरत में हो सकता है कि आप इलेक्शंस करवाएं वक्त के ऊपर और बहस को सियासी मैदान में रखें।
सही। मंसूर, मुझे ये बताएं, आपकी जाहिर है कि एज ए जर्नलिस्ट आपकी भी, अतर की भी, हम सब की जो है वो हर किस्म के लोगों से मुलाकात होती है, तमाम सियासी जमातों में मुलाकातें होती हैं। आपको लगता है कि ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड बनानी है, ये इस लेवल प्लेइंग फील्ड की डेफिनेशन आप आज तक समझ सके हैं नून लीग से कि उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या है? मैं अथर काज़मी साहब ने अभी थोड़ी देर पहले जो बात की थी, मैं उसी के कॉन्टेक्स्ट में आपके सवाल का जवाब देता हूं। और माज़रत के साथ मैं एक्चुअली इस बात से डिसएग्री करता हूं। ये जो थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना कि जी नवाज शरीफ साहब को भी इलेक्शन लड़ने का मौका मिलना चाहिए। अब नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन लड़ने का मौका सिर्फ उसी सूरत में मिल सकता है अगर तो ये बात प्रूव हो जाए कि जुडिशली बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जुडिशली एक्चुअली नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो फैसला था वो फ्लॉड था और उनके ऊपर जो पाबंदी लगी वो फ्लॉड थी। वो तो सिर्फ एक सूरत है। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस लेवल प्लेइंग फील्ड, ये जो भी टर्म है कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड की खातिर नवाज शरीफ को वापस आप पॉलिटिकल एरेना के अंदर ले आएँ, आई एम सॉरी, आई डू नॉट एग्री विद दिस। और मेरी नज़र में, मैं जाहिर बात है आइन और कानून को मानने वाला एक शख्स हूँ। अगर कोई सियासी रहनुमा, आई डोंट केयर वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर उसने कोई करप्शन की है या उसने कोई ऐसी गैर आइनी गैर कानूनी हरकत की है जिसकी उससे सज़ा मिलनी चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव को वो नवाज शरीफ हो या वो इमरान खान हो, और अगर आपको उसकी वजह से उसको पॉलिटिकल एरेना से बाहर रखना पड़ेगा क्योंकि उसने गैर कानूनी गैर आइनी हरकत की है, तो बी इट, आई डोंट केयर। यू आर नॉट बिगर देन द लॉ ऑफ द लैंड, यू आर नॉट बिगर देन पाकिस्तान। तो मेरी नज़र में अगर कल को लेवल प्लेइंग फील्ड के चक्कर में ही बेशक अगर इमरान खान साहब के हवाले से भी कोई गैर कानूनी चीज़ सामने आती है, चाहे वो तोशाखाना का केस हो या फॉर दैट मैटर चाहे ये अलकादिर ट्रस्ट का मामला हो, और उसके अंदर अगर वो नाअहल होते हैं और ये वाकई सही तरह कानूनी पहलुओं से प्रूव होता है कि वाकई इमरान खान साहब ने गलत किया, तो बी इट, आई डोंट केयर, बेशक उनको पॉलिटिकल एराना से निकाल दें। और इसी तरह मैं बिला वजह, सिर्फ इस वजह से कि जी मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं वो नवाज शरीफ साहब हैं और उनको जो है वो हर सूरत वापस लाना चाहिए, आई एम सॉरी, लेकिन ये कोई तरीकाकार नहीं है। अगर तो आप मुझे ये प्रूव करके दिखाएं कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर कि हाँ जी ये डिसीजन गलत था, तो फिर ठीक है। लेकिन सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर के कद काट की वजह से जो है वो आप अपने आइन और कानून को बेंड कर दें, मैं माजरत के साथ इस थ्योरी को नहीं मानता। कौन सा केस है? आपने मुख्तलिफ केसेस मेंशन किया, आई एम श्योर कि आप सबको फॉलो भी करते हैं अपने सोशल मीडिया पर भी, अपने मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी। कौन सा केस है जिसमें आपको लगता है कि इतनी जान है कि खान साहब का वो जो है वो सियासी सर ले जाएगा? अच्छा, मैं एक जर्नलिस्ट होने के नाते ना नॉर्मली इस चीज़ को बहुत अवॉइड करता हूँ कि कानूनी तौर पे जो केसेस बने हों, अब वो फॉर एग्जांपल अगर हम 4-5 मुख्तलिफ चीज़ों, अलकादिर ट्रस्ट की बात कर लें या हम तोशाखाना की बात कर लें या टिरियन वाइट वाला केस हम डिस्कस कर लें, इस तरह के मुख्तलिफ केसेस, या इवन फॉर दैट मैटर ये जो 9 मई के हवाले से मिलिट्री कोर्ट्स की भी बात हो रही है, देयर आर मेनी ऑफ देम। लेकिन एज ए जर्नलिस्ट मैं पहले से किस तरह प्रिडिक्ट करके ये मैं कह दूँ या मैं बता दूँ कि जनाब मुझे लगता है इसके अंदर जो है ना इमरान खान साहब फंस जाएंगे, जारी बात है देयर आर प्रोज एंड कॉन्स। जिस तरह मैं इमरान खान साहब से मिला, मैंने उनसे स्पेसिफिकली अलकादिर ट्रस्ट के बारे में बात की, ही थिंक्स कि नहीं, ही इज़ एब्सोल्युटली इनोसेंट, कोई केस बनता ही नहीं है और वो बिल्कुल आराम से जो है स्मूथली इसमें से निकल सकते हैं अगर तो जाहिर बात है कोई मैनिपुलेशन नहीं होती। सो इसलिए फॉर मी एज अ जर्नलिस्ट आई कैन नेवर प्रिडिक्ट दिस थिंग। मुझे बल्कि इख्तलाफ होता है इस बात से जब मुख्तलिफ जर्नलिस्ट जो हैं वो ये कहते हैं कि जनाब ये जड़ा केस है ना, दिस इज द लास्ट नेल ऑन द कॉफिन, और ये इसमें तो ये जाएंगे और ये बचेंगे नहीं। आई एम सॉरी बट मैं ज़रा इस थ्योरी को फॉलो नहीं कर सकता। ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दो बहुत ही अहम मामलात हैं। खान साहब की एक ऑडियो लीक वीकेंड में जो है वो सामने आई। वो कांग्रेस वुमेन के साथ बात कर रहे थे, मैक्सिन वाटर्स के साथ। उसकी बुनियाद पर यह कहा गया कि जनाब इमरान खान साहब ने अपना बयानिया तब्दील कर लिया, मुकर गए। वो साइफ़र वाली कहानी क्या थी? तो खान साहब क्या वाकई अपने बयानिए से मुकर गए हैं, तब्दील हो गया ये मामला? और फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या इमरान खान साहब के अब वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर हैं और कोई मेंड करने का रास्ता अब मौजूद नहीं है? आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खान साहब जो हैं उनके खिलाफ जिस किस्म का घेरा तंग किया जा रहा है उसके ऊपर वो अपने ऑप्शंस इस्तेमाल कर रहे हों। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ उनके लिए कैंपेन कर रहे हैं, उनके कुछ लीडर्स बाहर मौजूद हैं, वो कन्विंस कर रहे हैं अमेरिकन कांग्रेसमैन को, सेनेटर्स को, ब्रिटिश लॉर्ड्स को, एमपीज़ को। इसी तरीके से कनाडा में ये सारा सिलसिला चल रहा है, वो अपने ऑप्शंस इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी दौरान वो खान साहब जब मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहे हैं और उनको कायल कर रहे हैं कि आप हमारे हक़ में आवाज़ उठाएं, वो एक गुफ्तगू कर रहे थे। उस गुफ्तगू के बारे में पहले तो ये आया कि कोई जूम मीटिंग थी
कांग्रेस वुमन मैक्सिन वाटर मूर्स के साथ मूर वाटर्स के साथ, और फिर पता चला ये बल्कि मंसूर अली ख़ान ने ये बात बताई कि ये व्हाट्सएप कॉल थी, खान साहब ने उनको बताया कि व्हाट्सएप कॉल थी और वो हैक हुआ है उनका व्हाट्सएप। तो खान साहब की वो जो ऑडियो सामने आई है जिसमें उनको कन्विंस कर रहे हैं कि आप हमारे हक में स्टेटमेंट दें, और आप स्टेटमेंट देंगे तो पाकिस्तान में जाहिर है कि बड़ा फ़र्क पड़ेगा। क्या खान साहब जो है वो अमेरिका की किसी सेनेटर से, किसी कांग्रेस वुमन से जब वो मदद मांगेंगे तो इसका मतलब यह है कि उनका जो बयानिया था अमेरिका मुखालिफ वो ख़त्म हो गया? पहले तो अतर आप बताएं कि हाउ डू यू सी दिस ऑडियो लीक इन इटसेल्फ, कि ये सामने आना किसी अमेरिकन कांग्रेस वुमन के साथ, मतलब आप अपनी सियासी लड़ाई में मामला यहाँ ले गए कि अब आप कांग्रेस वुमन के साथ उसको भी रिकॉर्ड करेंगे? देखिए, जहाँ तक ये ताल्लुक है कि जो उसमें कंटेंट था उस ऑडियो लीक का, वो तो पब्लिक खान साहब का मौक़िफ़ है, गुज़िश्ता चंद माह के दौरान उनका बार बार उन्होंने इसको दोहराया है। बाकी ये कहना कि किसी कांग्रेस वुमन को ये कहना कि आप डेमोक्रेसी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए बात करें, तो ये बड़ी नॉर्मल चीज़ है। एज ए सहाफ़ी मैं इस चीज़ का खुद एनी शाहिदों के बरतानवी पार्लियामेंट में मुख्तलिफ वफ्द आते थे मुख्तलिफ ममालिक से, और जब वो मिलते थे एमपीज़ के साथ, मैं इस शायद हूँ इस चीज़ का, मैं उधर बैठा होता तो वो कहते थे कि आप हमारे मुल्क के हवाले से, इंसानी हकूक़, जमहूरियत, इस हवाले से ये जनाब आप एक स्टेटमेंट दें एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इससे हमारे मुल्क में फ़र्क पड़ेगा। तो मेरी नज़र में तो वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, जिस तरीके से इंटरनेशनली हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, मैं तवातर से 1 साल से मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ, और मैंने कहा है, लेकिन कोई भी उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ना, उनको आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इसमें। जो यूरोप में, अमेरिका में ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, उनका बहुत ज़्यादा सियासी क्लाउट है। वो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईमेल्स हर महीने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने एमपीज़ को, अपने एरिए के जो दीगर जो सियासी जमातें उनको भेज रहे हैं, और वो एक तरह से वहाँ पे लॉबिंग कर रहे हैं। आप बरतानिया में कुछ हल्के ऐसे हैं जहाँ पे 40-40, 50-50 हज़ार पाकिस्तानियों का वोट है एक हल्के के अंदर, और वो उसमें से 50,000 अगर वोट है तो 45,000 इमरान खान का सपोर्टर है। देखें, भारत का जो डायस्पोरा है, भारत को क्या एडवांटेज हासिल है? भारत का जितना भी इन्फ्लुएंशियल है, वाइट कॉलर जॉब्स करते हैं, बिजनेसमैन है, और दूसरा वो अपने मुल्क के हवाले से, ऑल्दो के भारत में इंसानी हकूक़ के मसाइल हैं, माइनॉरिटीज़ के मसाइल हैं, वो हमेशा अपने मुल्क का पॉजिटिव इमेज पेश करते हैं। और यही वजह है कि जो वेस्टर्न मीडिया है वो उसको उनकी नज़र से देखता है। और दूसरी तरफ आप ईरान की अगर मिसाल ले लें, जो मेजॉरिटी ईरानी डायस्पोरा या ओवरसीज वहाँ पे सिटीजन्स हैं, वो अपनी रियासत और हुकूमत के हवाले से मनफी तासुर रखते हैं। इसी तरह क्यूबा वाले, और फिर वो जो बैनुल-अक़वामी मीडिया है, जो सियासतदान है, वो भी उसको उसी नज़र से देखते हैं। पाकिस्तान का इशू ये रहा है कि कुछ लोग तो हमेशा से मनफी देते थे तासुर बैनुल-अक़वामी मीडिया में, लेकिन मेजॉरिटी जो पाकिस्तानी थे वो आपके वकील थे। वो आपको भारतीय सफारत खाने के बाहर नजर आएंगे, यूरोपीय पार्लियामेंट के बाहर नजर आएंगे, 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर नजर आएंगे, कैपिटल हिल के बाहर नजर आएंगे, पाकिस्तान कश्मीर का मुकदमा लड़ेंगे। अब जब ये लोग अचानक सारे दूसरी तरफ जाएंगे, रियासत पाकिस्तान के जो इतने ज़्यादा वकील हैं, एकदम से उनका मौक़िफ़ चेंज होगा, तो फिर आप आलमी सतह पे उनके सियासतदानों में, उनके मीडिया के अंदर एक शिफ्ट देखेंगे। और ये बात मैंने 7-8 महीने पहले की थी, और अब वो शिफ्ट जो है कल आपको फरीद ज़करिया के इंटरव्यू में भी नजर आई, और एडिटोरियल जो कल गार्डियन का छपा उसमें भी नजर आई, और आने वाले दिनों में मजीद आपको नजर आएगी। सही। मंसूर, आप बताएं कि खान साहब का जो ये रिक्वेस्ट करना है कांग्रेस वुमन से कि आप पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर आवाज़ उठाएं, जिस तरह हमारी जमात को टारगेट किया जा रहा है, क्या ये वाकई उनके बयानिए से, जो वो बयानियाँ लेते आए हैं, क्या ये वो उससे यू टर्न ले रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल में ये जो कॉल है, खान साहब ने, आपने सही कहा कि उन्होंने यही कहा था कि जी ये व्हाट्सएप कॉल थी जो मेरी हैक हुई है। बल्कि उन्होंने कहा मेरा तो फ़ोन ही हैक हुआ हुआ है, मैं अपने फ़ोन के अंदर कोई भी एक्टिविटी करता हूं तो मुझे पता है कि सब कुछ सुना जा रहा है। सो एथिकली तो ऑब्वियसली ये बात गलत है। और इस सिलसिले में जो ऑडियो लीक्स के हवाले से जो इंक्वायरी कमीशन है, मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि जस्टिस काजी फाइजी साहब को सबसे पहले तो इस पर पूछना चाहिए कि जी ये कर कौन रहा है, ताकि ये तो पता लगे ना। इसके बारे में तो कोई जान ही नहीं रहा। दूसरी बात ये जो आती है कि जनाब अमेरिकी कांग्रेस वुमन से, ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स आउट तो एक एम्बैरसिंग सिचुएशन तो है, क्योंकि आपने 55 जलसे किए हैं, आपने 55 जलसे करके कहा कि जनाब अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिराई है और अमेरिकी ग़ुलामी नामंजूर और इम्पोर्टेड हुकूमत है ये, जनाब अमेरिका ने अपने एम्बेसी में बुला के लोगों को कन्विंस किया है और उसके बाद ये सब कुछ किया है। उसके बाद देन यू आर एक्चुअली टॉकिंग टू एन अमेरिकन कांग्रेस वुमेन। आप ब्रिटिश पार्लियामेंट के किसी
मेंबर से बात कर लें, कनेडियन पार्लियामेंट से बात कर लें और दीगर ममालिक से, सऊदी से बात कर लें, कतरी से बात कर लें, दैट्स फाइन। लेकिन अमेरिकी कांग्रेस वुमन से एक्चुअली इस किस्म की बातें करना, अब क्या ये इंटरनल अफेयर्स के अंदर जो है वो इंटरफेरेंस नहीं होगी, क्या इसको नहीं कहा जाएगा? तो but don't you think there is a difference between Biden administration and an American congresswoman? नहीं, वाई नॉट? हमें तो ये नहीं बताया गया था ना। हमें जब इमरान खान साहब जलसे करते थे तो उस वक्त तो ये तो नहीं कहते थे कि बाइडन नामंजूर या बाइडन इंतजामिया नामंजूर, वो कहते थे अमेरिका नामंजूर, अमेरिकी गुलामी नामंजूर। और उस वक्त भी जब लोग यहाँ पे नारा मारने लगते थे कि जनाब अमेरिका का जो यार है तो इमरान खान साहब चुप करा दे, चुप 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 चुप, ये नारा नहीं मारना, तो जाहिर बात है इट इज़ क्वाइट एम्बैरेसिंग कि आप उनसे फिर क्यों बात कर रहे हैं। और फ्रैंकली स्पीकिंग लेट्स से एडमिटेड कि इमरान खान साहब ने पिछले 4-5 महीने के अंदर वैसे भी अमेरिका के हवाले से एक बहुत बड़ा यू टर्न ले लिया है। उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी को भी ये ट्विस्ट किया है कि नहीं, वो एक्चुअली अमेरिका जो था उनको हुसैन हक्कानी के थ्रू जनरल बाजवा ने कन्विंस करवा लिया था। मतलब वो इतने छूने बच्चे हैं पेंटागन के अंदर बैठे हुए या व्हाइट हाउस के अंदर बैठे हुए कि उनको एक हुसैन हक्कानी इतना पावरफुल हो गया है कि उसने बैठ के कन्विंस करवा लिया। तो अगर हुसैन हक्कानी वाकई इतना पावरफुल है तो आज हुसैन हक्कानी तमाम कांग्रेस वुमेन और तमाम सेनेटर्स को भी संभाल ले जाके। सो आई डू नॉट। लेकिन बाइडन इंतजामिया के प्रॉब्लम्स तो थे ना, बाइडन इंतजामिया के खान साहब से प्रॉब्लम्स तो थे ना, वो तो हम सब रिपोर्ट करते रहे, वो कोई आज के तो नहीं थे, वो जब आए थे उस वक्त से शुरू हो गए थे जी। तो फिर वो तो शुरू हो गए थे। अतर ने एक और बात की है, अतर ने जो बात की है ओवरसीज पाकिस्तानीज की कि ये हमारा चेहरा, हमारे सफीर हैं। अब लाइक इट और नॉट 80-85% उसमें से खान साहब को जो है वो उनसे मोहब्बत करते हैं, उनकी पार्टी के साथ एसोसिएट करते हैं। तो ये जो लड़ाई पाकिस्तान के अंदर चल रही है, यहाँ पर तो बड़ी पाबंदियाँ हैं, आप रोक लेंगे, डाइसेंट को कंट्रोल कर लेंगे, अब बहुत ज़्यादा इसमें जो चल रहा है, गिरफ्तारियाँ चल रही हैं। डोंट यू थिंक कि इस लड़ाई में हम अपना एक बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं? ये 80-85% बंदा जो पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैठा है, ये अगर पाकिस्तान के और हुकूमत के और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हो जाएगा, डोंट यू थिंक कि बड़ी कॉस्टली किस्म की विक्ट्री है ये जो खान साहब के ख़िलाफ़ लेने जा रहे हैं हम? नहीं, तो ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, ये तो पिछले 1 साल से ऐसे ही है ना, या पिछले 1 साल के अंदर कोई फ़र्क आ गया है? अब जाके उनकी मोहब्बत जाग गई है इमरान खान साहब के लिए, वो तो पहले भी थी। सो मेरा ख्याल में मैं थोड़ा सा अतर काज़मी साहब की इस बात से डिसएग्री करूंगा। इसको ज़रा थोड़ा सा ओवर हाइप दे दिया गया है या बहुत ज़्यादा ही पावरफुल बना दिया गया जी, पता नहीं क्या हो जाएगा। आई एग्री देयर इज़ अ साइजेबल नंबर ओवर देयर, लेकिन अगर उनके ऊपर डिपेंडेंसी आ गई ना, मतलब जस्ट ऑन अ लाइटर नोट कि जे गल उत्थे तक चली गई ना, तो बेहतर सुलह ही कर लो कि अगर आप बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के सहारे अब बैठ गए। मंसूर भाई, मेरा ख्याल में फिर 30 बिलियन डॉलर बेचते हैं वो हमें, IMF वाले 30 बिलियन डॉलर अपने फैमिलीज को भेजते हैं, वो 30 बिलियन डॉलर अपनी फैमिलीज को भेजते हैं, वो पाकिस्तानी हुकूमत को नहीं भेजते। दोनों चीजों में बहुत फर्क है, और वो पहले भी भेजते थे, वो अभी भी भेजते हैं। नहीं, पर वो डॉलर आता है तो हमारा ट्रेड बैलेंस होता है ना जी, बिल्कुल आता है, तो अपनी फैमिलीज को भेजते हैं। क्या भेजना बंद कर देंगे वो? उनकी फैमिली। आई थिंक देयर इज अ डिफरेंस। जो लोग गल्फ में हैं और ज्यादा पैसा वहीं से आता है, जो लोग सऊदी अरब में हैं, कतर में हैं, UAE में हैं, बहरीन में हैं, ओमान में हैं, इन ममालिक में, वो तो पैसा सारे का सारा कमाते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे दूं। यूरोप के वेस्ट के लोग नहीं। मैं छोटा एक एग्जांपल आपको दे दूं। जिस तरह मियां साहब तकरीबन 4 साल से लंदन में बैठे हैं, वो भी तो भेजते हैं। देखिए बात सुने, एक दफा भी बरतानवी पार्लियामेंट में खड़े होकर मियां साहब की फ्लाइट के ऊपर बात हुई है? ऋषि सुनक PM यूनाइटेड किंगडम, उनको क्वेश्चन का आंसर देना पड़ा कनेडियन पार्लियामेंट में, ठीक है, इसके ऊपर बात हुई। ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में इसके ऊपर बात हुई, 60 सेनेटर्स ने। देखें आप, मैं अगेन आपको कह रहा हूं कि आपकी जो ये फॉरेन पॉलिसी है ना, उसमें वहाँ पे ये नहीं, यहाँ वाली बात नहीं है। वहाँ पे जो लोग लिखते हैं अपनी ईमेल्स रोज़ लिखते हैं MPs को, उसका बड़ा असर होता है, और ये आप नोट करेंगे, ये कोई छोटी बात नहीं। वैसे भी खान साहब का उससे क्या हुआ, एक मिनट ने उसके बाद क्या हुआ? वो उन्होंने जब पार्लियामेंट में बात कर ली, सवाल का जवाब दे दिया, क्या हो गया? उसके बाद पाकिस्तान की एड बंद हो गई, या उन्होंने अपने एम्बेसडर्स बुला लिए, अपनी एम्बेसी बंद कर दी, आपका जो एम्बेसडर था उसको वहाँ से बाहर निकाल दिया, या यूनाइटेड नेशन में उन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दिया, या उन्होंने क्या कहा? मतलब इस सवाल जवाब के अलावा और क्या हुआ? नथिंग हैपेंड ना, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो हैं वो इंडिया के अंदर, कश्मीर के अंदर, गुजरात के अंदर मुसलमानों के साथ क्या क्या कुछ हुआ। लेकिन इन सब ने, इन तमाम ये जो वेस्टर्न ममालिक जिनकी आप बात कर रहे हैं, इनके वहाँ पर बहुत रेस किया गया है, पाकिस्तान ने बहुत दफ़ा रेस किया है, लेकिन उनके जो
कमर्शियल इंटरेस्ट हैं या उनके अपने जो भी जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट हों, उसको देखते हुए दे इग्नोर्ड इट। उन्होंने कहा वी डोंट केयर, अमेरिकन बिजनेस कर रहे हैं, यूके भी बिजनेस कर रहा है, वैसे का वैसे ही चल रहा है सब कुछ। बिल्कुल, वो ट्रिलियन प्लस इकोनॉमी है, यही मैं कह रहा हूं। हम तो डिपेंडेंट है उनके ऊपर, कब तक वो प्रेशर हम उनका बर्दाश्त कर सकेंगे, मैं ये कह रहा हूं। हम इंडिया के अंदर तो उनके मफादात हैं, इंडिया के अंदर तो उनके मफादात हैं, इंडियन इकोनॉमी में उनकी आके कंपनीज काम करती हैं, वहां पे उनको इंडिया उनके ममालिक में इन्वेस्ट कर रहा है मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर। कौन सा है ये तो बताएं ना, प्रेशर कौन सा है, कौन सा प्रेशर आया आपके? मतलब अगर अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने क्या पाकिस्तान को कहा है कि जनाब बहुत गलत किया है एंड वी हैव वेरी कंसर्न्ड अबाउट दिस? उनकी जो हफ्तावार ब्रीफिंग होती है उन्होंने कहा बहुत गलत है और पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है बहुत गलत। दे डोंट इवन केयर यहाँ पे क्या हो रहा है। सो मैं इसलिए कह रहा हूँ, आई एग्री, मैं ये इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान में सब ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ अगर ये ऐसे गल पहुंच गई है ना कि अगर आप उस पर डिपेंडेंट हो गए कि बस ये मैंने अमेरिका में कर दिया तो इंग्लैंड में हो गया, तो कनाडा में हो गया, ऑस्ट्रेलिया में सवाल पूछ लिया, बस सब ये सब कुछ। ये मंसूर साहब, मैं एक ऐड करूंगा छोटी सी चीज। ये वही अमेरिका है, ये वही कनाडा है, ये वही बरतानिया है जिनकी ऑपोजिशन में होते हुए भी पीडीएम वाले जो हैं वो एक बयान नहीं उनके खिलाफ देते। तो जो हमारी स्टैंडिंग है ना कि हमारा वजीर आजम यूक्रेन के ऊपर उसका क्या मौकिफ था और हमारी रियासत ने सिक्योरिटी डायलॉग में यूक्रेन के हवाले से क्या मौकिफ लिया, क्या प्रेशर था, इसलिए कि परसेप्शन एक वेस्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी। ये कोई माने या ना माने, मेरे और आपके लिए तो नहीं होगी, लेकिन जिन लोगों की नौकरियां जो है ना, सियासी नौकरियां, वो मगरिब से वाबस्ता होती हैं, जिनकी दौलत वहां पे पड़ी हुई है, जिनकी जायदादें वहां पे पड़ी हुई हैं, उनके लिए बड़ा इशू होगा। सारी मिसालें हमारे सामने हैं। जो ओलिगार्की थी रशिया की, उनकी जायदादों के साथ वहां पे क्या हुआ, कजाफी की जो जायदादें थी वहां पे क्या हुआ, ये वो लोग हैं जिनके इंटरेस्ट हैं। अभी सुन ले, टाइम क्योंकि कम रह गया। मंसूर मैं ये कह रहा हूं कि जब तक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को ये शक नहीं होगा कि जनाब अगर हमने पाकिस्तान के हवाले से या इन हालात के हवाले से हमने आवाज़ अगर बुलंद ना की तो बाइडेन जो है ना अगला इलेक्शन हार जाएगा या डेमोक्रेट्स अगला इलेक्शन हार जाएंगे, तब तक दे वुड नॉट इवन केयर। और जहाँ तक जायदादों की आपने बात की, जायदादें कई अब से हैं, ये 2023 से हैं, पता नहीं कितने डेकेड से पैसे वहाँ पे पड़े हुए, 90s से जो है शरीफ खानदान के पैसे वहाँ पे पड़े हुए। क्या हुआ है? कुछ हो सका? उन्होंने पैसे जब्त कर लिए, क्या किया? पैसे जब्त करके आपको वापस, सिर्फ एक मलिक रियाज के पैसे हैं जो इमरान खान साहब ने अप्रूव करवाए थे, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं हुआ। आप वैसे के वैसे ही बैठे हुए। सो ये असल रियलिटी चेक ये है, वेदर वी लाइक इट और नॉट। एक रियलिटी चेक जो है वो पब्लिक ओपिनियन वहां पे बड़ा होता है, और आप नोट करेंगे आने वाले दिनों में। टाइम खत्म हो गया, ये डिबेट हम बाद में कर लेंगे, लेकिन एक जो है वो ऑब्जर्वेशन मैं भी दे दूं कि फ़र्क जो है वो शायद आपको अभी लगता हो कि नहीं पड़ रहा, लेकिन रन में फ़र्क जो है वो पड़ेगा और बहुत फ़र्क पड़ेगा। 2024 में जीएसपी प्लस का रिव्यू होना है और उसके 27 कन्वेंशंस और ट्रीटीज़ हैं। उसमें नंबर 1 मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड की वेबसाइट के ऊपर जाएँ, उस पर लिखा हुआ है सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स इंटरनेशनल कन्वीनियंट। जब आप उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे होंगे और उसमें मौजूद जो मुख्तलिफ कन्वेंशंस हैं, तो फिर आप शायद अपना एक अच्छा मुकदमा ना रख सकें। और जब आपकी हुकूमत किस किस्म का चेहरा पोर्ट्रे कर रही होगी, इमेजेस पाकिस्तान से वायलेंस के जा रहे होंगे, जलाओ घिराओ के जा रहे होंगे, तो कौन इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान में, कौन अपना पैसा भिजवाएगा? तो इस सारी सियासी लड़ाई को सियासी तरीके से लड़ा जाए तो ठीक है। इसको अगर इंतशार में, जलाओ घिराओ में, वायलेंस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो अल्टीमेटली जो लूज़र है वो पाकिस्तान होगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।